इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़ होती है जिनको जाने बिना हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझ ही नहीं सकते, है ना। जैसे है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इनमें से जो सबसे पहला क्वांटिटी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं, इट इज a region in which a charge can experience electric effects और इलेक्ट्रिक फोर्सेस, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, एक स्पेस हो गया, एक रीजन हो गया जहाँ पर किसी चार्ज को ले जाया जाए तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्सेज लगेंगे और वो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड एक और क्वांटिटी होता है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। और कभी कभी इसको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। अच्छा, तो ये होता क्या है, तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point is equal to the electric force experienced by unit positive test charge placed at that point, है ना। अगर किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करना हो, है ना, जो स्पेस है, स्पेस में किसी पॉइंट पर अगर हमें सपोज इस पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, है ना। उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स है F और जो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है अगर उस पर फोर्स लग रहा है F तो हम लोग लिख सकते हैं E = F, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम लोग वहाँ पर Q चार्ज रखते हैं तो इसको लिखेंगे फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना, और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल। तो इसमें देखेंगे जो फॉर्मूला है उसमें फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही होता है ना। वो तभी पॉसिबल है जब जो टेस्ट चार्ज है वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया जाए, ठीक। जैसा कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है अपने पास, है ना। इस पॉइंट चार्ज को हम लोग कहते हैं सोर्स। इसको सोर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। अच्छा, अब इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर हम लोग जानना चाहते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा और कितना होगा,
ठीक है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पर एक स्मॉल q टेस्ट चार्ज रखते हैं। तो इस q चार्ज पर ये जो सोर्स है, जो सोर्स चार्ज है, ये फोर्स लगाएगा किधर, इस डायरेक्शन में, इसको रिपेल करेगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, और इस फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा k q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। तो अगर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्स डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज, मतलब कि फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा। तो इसको अगर यहाँ से F का वैल्यू रखेंगे तो ये आएगा k q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो r वेक्टर है, r वेक्टर का डायरेक्शन अगर सोर्स को ऑरिजिन पर रखा हो तो इस टेस्ट चार्ज का पोजीशन वेक्टर r हो गया। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं इसको, r डिवाइडेड बाई r, है ना। ये क्या बताएगा, एक यूनिट वेक्टर बताएगा इस डायरेक्शन में जिधर फोर्स लग रहा हो, है ना। तो एक बात यहाँ पर हमें समझने लायक है कि चूंकि इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइटवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, है ना। यहाँ से अगर समझें तो ये फॉर्मूला हमें ये बता रहा है कि इस फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही आएगा जिधर की फोर्स लग रहा हो, ठीक। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद अब हमें क्या करना होगा कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ना। तो वो हम लोग अभी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम जानेंगे कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ना। डिफरेंट चार्ज सिस्टम के कारण से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो आता है वो है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज है, जैसा कि अभी हमने देखा था, ये एक पॉइंट चार्ज है और ये हमारे लिए सोर्स है। सोर्स का मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा होगा, ठीक। इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, है ना। तो फोर्स जैसा कि हम जानते हैं, अगर यहाँ पर Q चार्ज रखेंगे तो फोर्स आएगा k q बाई आर स्क्वायर, और चूंकि पर यूनिट चार्ज निकालना है तो हम लोग Q से डिवाइड करेंगे और इसमें से स्मॉल q कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा k q बाई आर स्क्वायर। तो ये हम याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r इज इक्वल टू k q बाई आर स्क्वायर, है ना। तो ये जो है ये मैग्नीट्यूड आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड आ गया। और डायरेक्शन जानना हो तो डायरेक्शन के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे हमें यहाँ पर डायरेक्शन पता करना हो तो इमेजिन करेंगे कि यहाँ पर कोई
पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक, तो ये जो सोर्स चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज पर जिधर फोर्स लगाएगा, जैसे यहाँ पर इधर फोर्स लगाएगा, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हो वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं कि जो लाइन ज्वाइनिंग है चार्ज का और पॉइंट का, उस लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग ही होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, है ना। आर वेक्टर क्या है, वेयर आर वेक्टर इज position of point with respect to चार्ज। मतलब चार्ज को ओरिजिन मान लेंगे और जिस पॉइंट पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लोग निकाल लेंगे आर, और ये जो नीचे आर लिखा है ये आर उस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना। R is magnitude of R vector, पोजीशन वेक्टर। ठीक, तो एक पॉइंट चार्ज के कारण से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर आर्क, है ना। सर्कुलर आर्क जो होगा उसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो ऐसा मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है। ये हमने सर्कुलर आर्क बनाया है। इस सर्कुलर आर्क का रेडियस मान लेते हैं कि r है, और ये टोटल एंगल जो सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, इसको मान लेते हैं फाई, है ना। टोटल एंगल है फाई। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि इस पर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं ना। अगर ऐसा करें कि यहाँ से अगर एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं इस तरह से, ठीक है, यहाँ से थीटा एंगल पर डी थीटा एंगल सबटेंड करने वाला एक एलिमेंट लेते हैं, है ना। ये जो एंगल है ये मान लेते हैं कि डी थीटा है। ठीक, ये एंगल हो गया डी थीटा। तो इस एलिमेंट का जो लेंथ होगा वो लेंथ हो जाएगा r इंटू डी थीटा, है ना। इसका लेंथ हो गया r इंटू डी थीटा। ठीक, तो उस एलिमेंट पर जो चार्ज होगा, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट dq इज इक्वल टू लैम्डा इंटू आर डी थीटा, है ना। जहाँ पर लैम्डा क्या है, वेयर लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब यूनिट लेंथ पर अगर लैम्डा चार्ज है तो आर डी थीटा लेंथ पर जो चार्ज होगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा। ठीक, अब इस एलिमेंट के कारण से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आएगा सेंटर पर, है ना, उसका डायरेक्शन हम लोग कुछ इस तरह से इधर दिखा सकते हैं, है ना। इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसके कारण से।
ठीक। अच्छा, ये जो सेंट्रल लाइन है इसको और आगे एक्सटेंड करते हैं, ये सेंट्रल लाइन हो गया। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होना चाहिए, है ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बिल्कुल एलिमेंट के सीधी लाइन में पड़ रहा है। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इसका कंपोनेंट निकालें तो इस डायरेक्शन में आएगा डी ई साइन थीटा और इधर आएगा डी ई कॉस थीटा। ठीक है। ऐसा ही अगर एक एलिमेंट हम लोग इस डायरेक्शन में भी ले लें, इधर अगर इधर ही वैसा ही एलिमेंट ले लेंगे जो कि फिर से सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल पर होगा, इसका भी लेंथ आर डी थीटा, तो इस पर भी चार्ज होगा लैम्डा आर डी थीटा जैसे यहाँ पर था। तो इसके कारण से जो फील्ड आएगा इधर वो भी आएगा डी ई, है ना, और ये एंगल भी थीटा है। तो इस डी ई के भी दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा डी ई साइन थीटा जो कि इस डी ई साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और ये डी ई कॉस थीटा जो है ये डबल हो जाएगा, है ना। तो ऐसा किया जा सकता है कि जो भी हम लोग एलिमेंट लेंगे राइट साइड में, इस सेंट्रल लाइन से राइट साइड में अगर कोई एलिमेंट लेते हैं तो लेफ्ट साइड में वैसा ही एक एलिमेंट मिलेगा जो कि ये हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, सेंट्रल लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट है, ये ऐड होता जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड at the center is equal to, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ d cos थीटा को ही इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है। तो हमने डबल तो कर दिया, इसको डबल कर देते हैं, और ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है। डबल तो हमने पहले से कर दिया है, तो अपने आप इधर वाले एलिमेंट्स का भी उसमें आ गया है। तो इसमें लिमिट रखेंगे हम लोग, जब ये ऐसा एलिमेंट यहाँ लेंगे तो थीटा का वैल्यू 0 होगा, और जब यहाँ पर लेंगे तो थीटा का वैल्यू होगा 5/2। यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा ये वाला, ये हो जाएगा 5/2, और इधर वाला एंगल भी जो है ये भी 5/2 होगा। तो हमें एलिमेंट को यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो लिमिट रखेंगे 0 से 5/2 तक। ठीक। तो इसको 2d का वैल्यू कितना होगा, देखेंगे कि ये जो एलिमेंट है ये एक पॉइंट चार्ज है ना, इसको एक पॉइंट चार्ज माना जा सकता है। तो पॉइंट चार्ज के कारण से r डिस्टेंस पर ये पॉइंट पड़ेगा इसका सेंटर। ठीक है। तो पॉइंट चार्ज के कारण से अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहाँ पर ये होता है k इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे k जो चार्ज है dq डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना। ये इस छोटे से एलिमेंट के कारण से सेंटर पर फील्ड हो गया, ये डी का वैल्यू हो गया। साथ में कॉस थीटा भी है, तो हम लोग यहाँ पर कॉस थीटा को भी रखेंगे। ठीक। तो 2k dq का वैल्यू आया था अपना लैम्डा आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो जाएगा, इसमें कांस्टेंट टर्म को बाहर कर देते हैं, 2k लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा
इंटू डी थीटा, ठीक है। और लिमिट जो है इसमें, लिमिट भी हमें रखना है 0 से 5/2, यहाँ भी रखेंगे 0 से 5/2, तो 0 से 5/2 हो गया। तो 2k लैम्डा बाई आर इंटू कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन थीटा, और साइन थीटा आने के बाद लिमिट रखना है 0 से 5/2, है ना। तो फाइनली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आ गया 2k लैम्डा बाई आर इंटू साइन 5/2। और ये जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो बिल्कुल सेंट्रल लाइन के अलोंग आएगा, जो एंगल बाइसेक्टर होगा उसके डायरेक्शन में ही आएगा। क्योंकि आप देखेंगे हमने ये वाला कंपोनेंट कैंसिल करा दिया था, सिर्फ सेंट्रल लाइन के अलोंग जो है वो वाला ही जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट किया था। तो ये कह सकते हैं अलोंग सेंट्रल लाइन और अलोंग एंगल बाइसेक्टर। तो सर्कुलर आर्क के लिए जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, अगर उसको समराइज करें, है ना, तो फाइनली हम लोग जो रिजल्ट देखेंगे वो ये है कि ये एक सर्कुलर आर्क है और ये टोटल एंगल सेंटर पर फाई सबटेंड कर रहा है, जिसमें से ये आधा एंगल हो गया 5/2 और फिर दूसरे साइड में 5/2, ठीक है। ये जो ग्रीन लाइन ड्रॉ किया है ये एक्चुअली में एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो इसी के डायरेक्शन में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन 5/2, where r is radius of circular arc and lambda is linear charge density, ठीक। और फाई जो है, फाई इज टोटल एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर, ठीक। तो ये जो है फॉर्मूला हमें याद रखना है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एग्जैक्टली एंगल बाइसेक्टर के पैरेलल होगा, है ना। तो अब इस रिजल्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं क्वार्टर सर्कुलर जो वायर होगा उसके लिए, जो सेमी सर्कुलर वायर होगा उसके लिए, और जो कंप्लीट सर्कुलर जो वायर होगा उसके लिए भी, है ना। तो एक एक केस हम लोग इसमें देखते हैं। पहला है ड्यू टू, इसको हम लोग कर देते हैं ए, क्योंकि सर्कुलर आर का ही ये छोटा सा सेक्शन है। ड्यू टू क्वार्टर रिंग और क्वार्टर सर्कुलर आर्क। तो इसमें हम देखेंगे कि, तो इसमें देख सकते हैं ये एक सर्कुलर आर्क है जो कि क्वार्टर सर्किल जैसा है। तो टोटल एंगल ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा होगा सेंटर पर, है ना। और ये हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया ग्रीन लाइन से। तो इसमें इसको आधा पार्ट जो होगा 45 डिग्री और 45 डिग्री होगा, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एंगल बाइसेक्टर की तरफ होगा और इसका वैल्यू होना चाहिए 2k लैम्डा बाई आर
साइन, जैसे इस फिगर में देखेंगे फाई है टोटल एंगल, इस केस में टोटल एंगल जो हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर फाई के जगह पर रखेंगे पाई बाई 2, क्योंकि ये इस एक्सप्रेशन में 5/2 है, तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया √2 इंटू के लैम्डा बाई आर। ठीक, अब अगर इसके कंपोनेंट्स को रिजोल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा ऐसे वर्टिकल। ठीक है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री है ना, और दूसरा एंगल भी 45 ही होगा। तो इसका कंपोनेंट जो x डायरेक्शन में आएगा इधर, ये आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, यानी √2 के लैम्डा बाई आर साइन 45 डिग्री, जो कि के लैम्डा बाई आर हो जाएगा। और जो ई वाई है ये भी आएगा के लैम्डा बाई आर, इसको कह सकते हैं इसका कंपोनेंट आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में √2 के लैम्डा बाई आर कॉस 45 डिग्री, है ना। तो दोनों ही कंपोनेंट जो है के लैम्डा बाई आर और के लैम्डा बाई आर है। ठीक, ये तो हो गया क्वार्टर सर्किल के कारण से। अगर कोई सेमी सर्किल हो तो उसके कारण से कितना होगा। तो दूसरा केस हम लोग देखेंगे, ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क, है ना। सेमी सर्कुलर आर्क होगा तो उसके कारण से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को यूज करके। तो इसके कारण से इस फिगर में अगर देखेंगे तो ये जो टोटल एंगल है ये हो जाएगा पाई या 180। ठीक है, तो जो एंगल बाइसेक्टर है उसको हमने ग्रीन लाइन से दिखाया है, इसकी वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्रीन लाइन के पैरेलल 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन 5/2। फाई का वैल्यू यहाँ पाई है तो ये हो जाएगा पाई बाई 2, यानी कि 2 के लैम्डा बाई आर, ये आ जाएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो कंप्लीट सर्कुलर रिंग होगा उसके कारण से। तो कंप्लीट सर्किल के कारण से उसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट सर्किल और कंप्लीट सर्कुलर रिंग। ठीक है, तो अब ये जो रिंग है इसका रेडियस मान लेते हैं r है और इसका ये सेंटर है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पीछे फॉर्मूले में देखा कि कोई आर्क सेंटर पर फाई एंगल सबटेंड करता था, यहाँ पर ये जो आर्क है या कह लो पूरा सर्किल है ये सेंटर पर 2 पाई एंगल सबटेंड करेगा, जो कि यहाँ पर फाई के इक्वल है ना। फाई का मतलब टोटल एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया वो फॉर्मूला ये है 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन 5/2। तो इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 के लैम्डा बाई आर साइन फाई के जगह पर यहाँ पर 2 पाई रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर इंटू साइन पाई, जो कि 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि जो कंप्लीट सर्किल है उसके कारण से सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। ये जो रिंग है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके कारण से सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आ जाएगा। अभी तक हमने जितने भी सर्कुलर आर्क के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला वो सारे सेंटर पर निकाले थे हमने,
है ना। अब हम क्या करेंगे कि एक सर्किल के कारण से, एक सर्कुलर रिंग के कारण से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis of circular ring, है ना। तो जो सर्कुलर रिंग है उसका एक डायग्राम बनाते हैं पहले हम लोग। तो जो डायग्राम है ये मान लेते हैं कि ये एक सर्कुलर रिंग हो गया, है ना। और इस रिंग का ये सेंटर है ना। तो इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जो कि इसके एक्सिस पर पड़ेगा, है ना। सेंटर से x डिस्टेंस पर एक्सिस पर एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रिंग है, मान लेते हैं इसका रेडियस है r, है ना। इसका रेडियस r है। तो इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, है ना। एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे। हालांकि ये जो रिंग है उस पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। Q चार्ज is uniformly distributed on the ring। ठीक। तो ऐसा कर सकते हैं कि अब जो हमने एक एलिमेंट लिया छोटा सा जिसका चार्ज है dq, उसके कारण से इस पॉइंट पर हम लोग फील्ड निकालेंगे, है ना। उसके कारण से इस पॉइंट पर हम लोग फील्ड कैलकुलेट करते हैं। तो ये फील्ड देखेंगे इस पॉइंट पर हमें कैलकुलेट करना है। तो इस छोटे से एलिमेंट के कारण से ये जो फील्ड है मान लेते हैं कि यह है DE। ठीक। अगर ये एक्सिस से जो D लाइन है वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा हो और ये एक्सिस जो है वो इस तरह से आगे जा रहा हो, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक। अब DE को हम लोग रिजोल्व कर सकते हैं एक्सिस के पैरेलल और एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो इधर वाला जो कंपोनेंट आएगा एक्सिस के पैरेलल वो हो जाएगा DE cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये हो जाएगा DE sin थीटा। ठीक। जैसा कि हमने एक ऊपर एलिमेंट लिया वैसा ही एक एलिमेंट अगर इस रिंग पर नीचे की तरफ एक लें, है ना। यहाँ भी अगर DQ चार्ज हो तो इसके कारण से भी यहाँ पर फील्ड उतना ही आएगा DE, है ना। इस डायरेक्शन में आएगा DE, जिसके कि दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्सिस के पैरेलल और एक एक्सिस के परपेंडिकुलर, है ना। तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, उसी तरह से ये भी थीटा होगा। तो D का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा DE sin थीटा, और एक्सिस के पैरेलल जो है वो इसका भी आ जाएगा DE cos थीटा, है ना। इधर भी आएगा DE cos थीटा। तो हम ऐसा देख सकते हैं कि इसमें जो एक्सिस की तरफ वाला कंपोनेंट है वो ऐड हो रहा है और एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो कैंसिल हो रहा है ना। तो ये तो हमने दो डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट्स लिए। ऐसे हर एक एलिमेंट के अपोजिट जो होगा डायमीटर पर एक पॉइंट होगा जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा, है ना। इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिर्फ एक्सिस के पैरेलल आएगा, और इसलिए
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें जो एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट है यानी डी कॉस थीटा, उसी को हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए, है ना। इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करना चाहिए, क्योंकि यही वाला कंपोनेंट जो है वो ऐड हो रहा है। तो कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग is equal to E net is equal to integration of डी cos थीटा। अब डी जो है देखेंगे कि इस एलिमेंट के कारण से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वैल्यू होना चाहिए के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर आर जो है इस एलिमेंट का डिस्टेंस है इस पॉइंट से। ठीक, इस आर का वैल्यू ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का रूट, है ना, इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखें तो अब ये जो है ये तो सिर्फ डी ई का वैल्यू आ गया। डी ई का वैल्यू हमने लिखा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, साथ में जो कॉस थीटा है इस कॉस थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल में निकालें जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा x डिवाइडेड बाई आर, है ना। तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई आर, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है ना। तो अब आगे अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से ये हो जाएगा कि x डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू डी क्यूब। तो इसमें से देखेंगे कि कुछ टर्म जो है वो कांस्टेंट है, के एक्स डिवाइडेड बाई आर क्यूब, जो डी क्यू है ये सिर्फ वेरी कर रहा है। तो जो चार्ज है उस चार्ज को अगर इंटीग्रेट करेंगे पूरे रिंग पर तो वो क्यू तक आना चाहिए, इसलिए लिमिट हम लोग रखेंगे 0 से क्यू, है ना। अब कोई ये कह सकता है कि ये जो आर है और ये जो एक्स है ये कांस्टेंट क्यों है ना। तो देखेंगे इस फिगर में कि अगर अपना जो पॉइंट है जहाँ पर फील्ड निकालना है, अगर ये पॉइंट फिक्स्ड है तो रिंग के सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस x फिक्स्ड रहेगा, है ना। और साथ में ये जो डिस्टेंस है एलिमेंट से r स्मॉल r, ये भी डिस्टेंस फिक्स्ड रहेगा। इस रिंग पर जितने भी एलिमेंट लिए जाएंगे सारे इस पॉइंट से जहाँ पर फील्ड निकालना है उस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस स्मॉल r के इक्वल डिस्टेंस पर पड़ेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये स्मॉल r और ये x दोनों ही कांस्टेंट है। तो अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो इनको इंटीग्रेशन के लिए बाहर निकाला जा सकता है इंटीग्रेशन से। तो k इंटू एक्स डिवाइडेड बाई r का वैल्यू हम लोग यहाँ से इसमें रखते हैं, तो ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट पावर 3, यानी मतलब ये हो जाएगा 3/2, और इस डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा क्यू। तो फाइनली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया ये हो गया के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस सर्कुलर रिंग के एक्सिस पर जो आया वो ये है के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, अब इस वैल्यू को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला इसको फिर से एक बार लिखते हैं। यह आया है के क्यू एक्स
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया और इसका जो डायरेक्शन है वो होगा along द एक्सिस ऑफ रिंग। कारण ये है कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था एक्सिस के वो सारा कैंसिल हो जा रहा था और हमने एक्सिस के पैरेलल वाले कंपोनेंट को इंटीग्रेट किया था, है ना। अच्छा, ये हो गया। अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें, है ना, अगर ग्राफ प्लॉट करना हो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रखेंगे वाई एक्सिस पर और एक्स जो है वो डिस्टेंस है फील्ड पॉइंट का रिंग के सेंटर से, ठीक। तो वाई एक्सिस पर रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर रखेंगे एक्स। तो इसका जो ग्राफ आएगा अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा ये, है ना। रिंग का जो सेंटर है वहाँ पर ये 0 होता है और फिर इन्फिनिटी पर जाकर के 0 हो जाता है ना। अच्छा, तो ये दिख रहा है ग्राफ में कि किसी एक पॉइंट पर ये जा कर के मैक्सिमम हो गया है ना। तो इस पॉइंट का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E, differentiation of E with respect to x should be equal to 0, है ना। तो इसको हम लोग अगर डिफरेंशिएट करें तो देखेंगे के क्यू इसमें से कांस्टेंट है ना। तो पहले आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 माइनस के क्यू इंटू एक्स। अब जो डिनोमिनेटर है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, या लिख सकते हैं 3/2 माइनस 1 इंटू 2x, है ना, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3। और ये जो टर्म है ये कुल मिलाकर के 0 होना चाहिए। तो इसको 0 करने से हम लोग देखेंगे कि x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस r/√2, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू r/√2 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैक्सिमम होगा, है ना। तो ये वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू प्लस √2 और इधर जो होगा ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √2, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में निगेटिव जो है वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि डायरेक्शन इसमें लेफ्ट डायरेक्शन में होगा या निगेटिव डायरेक्शन में होगा, लेकिन वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर देखें तो यहाँ भी मैक्सिमम है और यहाँ भी मैक्सिमम है। अगर इस मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो वो वैल्यू भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर वो आएगा 2kq डिवाइडेड बाई 3√3 इंटू आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू आ गया, है ना। चाहे तो यहाँ पर ग्राफ में हम लोग इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। मैक्सिमम वैल्यू कितना आया 2kq डिवाइडेड बाई 3√3 आर स्क्वायर। यहाँ पर निगेटिव में दिखाएंगे और यहाँ पर पॉजिटिव में दिखाया जाएगा 2kq
बाई 3√3r², है ना। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कुछ हम लोग कि अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हैं, इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, कहने का मतलब ये है कि ये जो रिंग है इस रिंग से बहुत ज़्यादा दूर, या कहें कि रेडियस से बहुत ही बड़ा वैल्यू हो x का, तो बहुत आगे जाएंगे तो ये जो रिंग है ये एक्चुअली में पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करने लगेगा, है ना। और पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव करेगा तो जो ये फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, उसमें इस x के रेस्पेक्ट में इस r को नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उसको हम लोग लिखेंगे KQX डिवाइडेड बाई x क्यूब, है ना। इस फॉर्मूले में देखेंगे कि चूंकि x बड़ा है तो इस r को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे यहाँ पर। अगर इसको नेगलेक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा x² पावर 3/2, तो स्क्वायर और 1/2 कैंसिल हो जाएगा तो x³ आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, है ना। तो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि यह आ जाएगा KQ/x²। वैसा ही फॉर्मूला आ गया जैसा कि एक पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हो जाएगा KQ/x² जब x r से बहुत ही बड़ा हो, ठीक। और दूसरा कंडीशन हम लोग निकाल सकते हैं, इफ x इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r। इस केस में क्या होगा कि जैसे रिंग है, इस रिंग का जो रेडियस होगा वो काफ़ी बड़ा है ना। रिंग का जो रेडियस है ये काफ़ी बड़ा है और x बहुत ही छोटा सा है ना। तो उस केस में ये जो फॉर्मूला अपना आया था E इज इक्वल टू KQX बाई r² प्लस x² पावर 3/2, इसमें x छोटा है तो हम लोग x को नेगलेक्ट करेंगे, है ना। इस x को यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, लेकिन नेगलेक्ट करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि जब भी किसी टर्म को नेगलेक्ट किया जाता है तो जो एडिशन सब्ट्रैक्शन में होता है उसी को नेगलेक्ट किया जाता है। प्रोडक्ट या डिवीजन वाले टर्म को कभी नेगलेक्ट नहीं किया जाता। तो हम इस x को नेगलेक्ट करेंगे, नीचे वाले को x² को, लेकिन ऊपर वाले x को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और इसलिए ये जो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इसमें दिखेगा हमें, वो आएगा KQX डिवाइडेड बाई r³। तो अगर x बहुत छोटा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा आएगा, और x अगर बहुत बड़ा होगा रेडियस के कंपैरिजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा ना।